हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम फिजिक्स के चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल ले रहे थे, एक्सरसाइज के। हम क्वेश्चन 12 तक ले चुके थे। आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 18 तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड। एक साइक्लोट्रॉन यूज किया गया है फॉर प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के लिए, और उसमें है आगे दिया हुआ है इन विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उन्होंने गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 बी दे के रखा है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी टेस्ला भी हो सकता है। ठीक है, वही यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, और आगे दिया हुआ है इज अप्लाइड फाइंड टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें निकालना है बिटवीन टू डीज, बस उतना ही दिया है। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा है साइक्लोट्रॉन पे प्रॉब्लम है। ये दो डीज होती हैं। ठीक है, इसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा जाता है और उसको एक्सेलरेट किया जाता है और वो ऐसे घूमता रहता है। इसमें क्या है कि उसको हर सर्कल कंप्लीट करने के लिए स्पाइरल पाथ है, लेकिन हम इस यहाँ से यहाँ तक उतना एक सर्कल मान सकते हैं। ठीक है, इसको एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक इतना एक सर्कल मान सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, और वो टाइम होता है उसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमको क्या पूछा है कि टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द फील्ड। अभी रिवर्सिंग फील्ड कब होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले में जब अंदर जाता है, वापस आधा सर्कल घूमने के बाद वो वापस डी के गैप में आ जाता है, और उस टाइम पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होता है। तो आपको कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं निकालना है, सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड निकालना है, मतलब सिर्फ आधा टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, इसके ऑपरेशन में क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल में पार्टिकल दो बार आता है, गैप में पार्टिकल दो बार आता है। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल को गैप में आने के लिए कंप्लीट टाइम पीरियड का जरूरी है नहीं, सिर्फ आधा टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास t इज इक्वल टू है हमारे पास 2πm अपॉन क्यूब। लेकिन हमें t नहीं निकालना है, हमें t/2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। प्रोटॉन का मास वगैरह हमको दिया हुआ है, चलिए वैल्यूज डाल के सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3.14, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और बी आपको दे के रखा है 1.4। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का पूरा जो कैलकुलेशन है मैं आपको बता दूं, वो आ जाएगा 5.4243, और नीचे का आ जाएगा 2.24। ठीक है, और पावर में जब खेलेंगे तो ये 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 27 में प्लस होके कितना आ जाएगा, वो इंटू 10⁻8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर मैं लिखता हूँ 2.34 इंटू 10⁻8 सेकंड। तो इतना टाइम उसको लगने वाला है। आपको मेहनत क्या करनी है, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। नीचे का मल्टीप्लिकेशन आसान है, आप आराम से कर सकते हो। ये नीचे जो क्वांटिटी आएगी ना, तो उसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपको रेसिप्रोकल का वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं रेसिप्रोकल पे वीडियो बना दूंगा कि लॉग टेबल को यूज करके रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 5.4243 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इतना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हैज बीन फिटेड विथ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग 50 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स दे के रखे हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमसीजी है, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स दे के रखे हैं 50। ठीक है, उसके बाद में है डायमेंशंस दे के रखे हैं। डायमेंशंस दिए हैं, तो डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट एरिया लिखता हूं, एरिया इज इक्वल 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर,
उसका एरिया कैसे हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 10⁻² मीटर, और 10⁻² का फिर से क्या है स्क्वायर है, तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में हो गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है, उसको डिनोट करते हैं बी से, उसका वैल्यू है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आगे है टॉर्शनल कांस्टेंट के देके रखा है, के का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री। ये टॉर्शनल कांस्टेंट है, कहाँ पे इसको के से डिनोट करते हैं, कहीं पे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में दिया होगा। आपको करंट निकालना है, अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए कितना डिग्री 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन चाहिए तो कितना करंट लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एकदम सिंपल है, इतना सब डेटा देके रखा है, करंट आराम से आ जाएगा। तो करंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है एमसीजी में, तो मैं लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको। करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा और थीटा बाहर पे आ जाएगा, के अपॉन NAB और बाहर होता है थीटा। ये होता है गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट, और थीटा होता है डिफ्लेक्शन, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किस में लेना है, डिग्री में ही लेना है, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू डाल देते हैं। I इज इक्वल टू के क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁹, ये 30 है थीटा, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, एरिया कितना निकाला है 15 इंटू 10⁻⁴, और बी है 0.05। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करता हूं मैं, ये 1.5 इंटू 30, तो देखो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये 15 हो जाएगा, और ये 15 में कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में ऊपर क्या बचता है, सिर्फ 3 इंटू 10⁻⁹ बचता है, अपॉन नीचे क्या होता है 50 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.05। ये 0.05 को मैंने 5 से लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। देखो 0.05 को मैं 5 लिख रहा हूँ, तो 5 इंटू 10⁻² करना पड़ेगा, तो 10⁻² और ये 10⁻⁴, 10⁻6 हो जाएगा, लेकिन एक जीरो कम कर देगा, तो फाइनली इधर क्या आ जाएगा 10⁻5, ठीक है, और ये सिर्फ 5 बचेगा। इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या बचता है, देखो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो इधर करता हूं मैं 3 इंटू, ये जो है इसको ऊपर भेज देता हूं मैं, ठीक है, 10⁻⁵ है, ऊपर जाके 10+ हो जाएगा, प्लस होके कितना आ जाएगा 10⁻⁴, और अपॉन नीचे रहेगा 25। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 3 को 25 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमको अलग करना पड़ेगा। मैं इसको 300 कर देता हूँ, और तो फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10⁻⁶। 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड वाला क्या हो जाएगा 10⁻6 कर देगा, ठीक है, अपॉन 25। अभी देखो डायरेक्टली कर सकते हैं, 25 1 था 25, बचे कितने 5 0, 25 2 था, ठीक है, कैंसल, और 10⁻6 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा करंट का वैल्यू 12 इंटू 10⁻6 यहाँ पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया हुआ है कि एक सोलेनाइड है और उसका लेंथ जो है वो है पाई मीटर। सोलेनाइड का लेंथ है पाई मीटर, उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, उसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं 2.5 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, इस तरह से। आगे देखे रखा है कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 1000 है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1000 है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, ईच टर्न में से 5 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। और आपको क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अलोंग एक्सिस, बी एट सेंटर अलोंग एक्सिस हमको पूछा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला μ0 Ni, ठीक है। लेकिन यहाँ पे M क्या होता है, M होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको ठीक से समझना, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं,
इस n की वैल्यू 1000 डाल के छोड़ देते थे, लेकिन ये छोटा n है, छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट में। तो छोटा n कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1000 और पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है पाई मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें डालनी है। म्यू जीरो की वैल्यू हमें मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये कितना हो जाएगा 1000, पाई मीटर है ना तो सिर्फ पाई आएगा, ठीक है। पाई n की वैल्यू डाल दी मैंने 1000/पाई और इंटू करंट कितना है 5, तो ऊपर ही लिखता हूँ 5। सॉल्व करते हैं, पाई पाई कट हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू ये 1000 और 10⁻⁷ में कैंसलेशन करो, 10⁻⁴ इंटू 5 हो जाएगा, ये 20 इंटू 10⁻⁴ तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ बी है, इसका मतलब है टेस्ला। बस तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सही है, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। डेटा दिया है, हमको दिया है टोरॉइड, हमको देके रखा है इन्होंने टोरॉइड, ठीक है। और टोरॉइड की कुछ चीजें बताई है। सबसे पहले रेडियस बताई है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, ओके। उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स देके रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, ठीक। उसके बाद में उन्होंने बी देके रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देके रखा है, उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻² टेस्ला अलॉन्ग सेंटर, ठीक है। और ऑफ एक्सिस, अलॉन्ग द सेंटर ऑफ एक्सिस देके रखा है, ठीक है। और हमें ढूंढना है, तो उसके लिए इतनी फील्ड हमें पाने के लिए करंट कितना फ्लो कराना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है टोरॉइड। टोरॉइड में हमें बी का फॉर्मूला मालूम है, बी का फॉर्मूला होता है μ0 Ni, फिर से वही जो सॉलिनॉइड का होता है वही। और यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये μ0 एज इट इज, इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, पूरा लेंथ कितना होता है 2πr होता है। तो 2πr कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो देखो पीछे क्या था, हमको लेंथ देके रखा था सॉलिनॉइड का, यहाँ पे टोरॉइड का लेंथ नहीं दिया है, लेकिन उसका रेडियस दिया है। तो रेडियस देके टोरॉइड का टोटल लेंथ हम निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, जितना सरकमफेरेंस होता है, तो वो सरकमफेरेंस है 2πr, और हमको आई की वैल्यू तो निकालनी है, इज इक्वल टू बी। तो इससे आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड को है इधर मल्टीप्लाई को हो जाएगा बी इंटू 2πr, और आई के साथ में जो मल्टीप्लाई को है वो डिवाइड को चले जाएंगे, μ0 इंटू n। वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू देके रखी है 5 इंटू 10⁻², 2π, आर देके रखा है 10⁻1 अपॉन μ0 की वैल्यू मालूम होती है 4π इंटू 10⁻7, और नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। चलो पहले 10 की पावर में खेलते हैं। देखो ये 1000 है, मतलब 10⁻³ है, ये 10⁻7, मतलब नीचे क्या बचेगा 10⁻4 बचेगा, और 10⁻4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके -3 बनाते हैं, और ये नीचे से ऊपर गया है +4, तो ये बच जाएगा 10, ठीक है, 10⁻1। तो अभी खेलते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू पाई, 5 इंटू 2π कितना 10π, और यहाँ पे नीचे क्या बचा है 4π, पाई पाई कट हो जाएगा, 10/4 करो, 2.5 इंटू 10⁻1 आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखता हूँ सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दिया है इन साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन को हमें एक्सेलरेट करना है, और रेडियस ऑफ द डी देके रखी है, रेडियस देके रखी है डी की, साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन डी की रेडियस देके रखी है उन्होंने, वो है 60 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻1 मीटर। इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी देके रखा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, वो है 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज को हमें कन्वर्ट करना जरूरी है, तो उसका लिखते हैं 10, और मेगा होता है 10⁻6 मेगाहर्ट्ज, तो इसको लिख देंगे मेगाहर्ट्ज जाएगा फिर, तो 10⁻7 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है और उसके लिए कुछ वैल्यूज देके रखी है। प्रोटॉन का मास देके रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और हमें काइनेटिक एनर्जी ईवी में निकालना है। किस में निकालना है? ईवी में। ऐसा एक एग्जांपल हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो आता है Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन, ऐसा ही है, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m। ये फॉर्मूले में है ना जो चीजें लगने वाली है वो सब दे के रखी है, लेकिन ये नहीं पता है हमको, B नहीं पता है। तो B के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और B का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक टर्म देके रखा है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है। टाइम पीरियड को अगर उल्टा कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है और वो आता है BQ अपॉन 2πm, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, B निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर B क्या हो जाएगा, F मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू 2πm अपॉन ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अभी क्या कर देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा 10⁻7 इंटू 2π इंटू मास देके रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन Q है 1.6 इंटू 10⁻90। देखो आपको क्या करना होगा, आपको तो पहले पावर में करना है। इस 7 और 27 प्लस माइनस है दोनों, तो कितना आ जाएगा, -20 और 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। -20 प्लस 19 कितना दे देंगे, 10⁻1। और बस फिर हमको क्या करना है, 2π इंटू 1.67 अपॉन 1.6 करना है। इतनी मेहनत आपको करनी होगी, आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। तो B आपको मिल जाएंगे 0.67 टेस्ला। B इक्वल टू 0.67 टेस्ला। इतनी मेहनत के बाद मेहनत हमारी पूरी नहीं होती है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला O है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻90। चार्ज कितना होता है, इतना ही होता है पॉजिटिव, उसका स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 0.67 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 6 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। अभी इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं। स्क्वायर पहले आना चाहिए, 1.6 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 2.56 आ जाएगा, ये 10⁻38 हो जाएगा। उसके बाद में 0.67 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2 और नीचे का तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। दो तो ऊपर के किसी ना किसी को कैंसिल कर ही देगा, लेकिन आपको फिर 1.67 का रेसिप्रोकल निकाल के ऊपर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, वो फाइनल आंसर आ जाएगा और करेक्ट आएगा 1.2 इंटू 10⁻12 जूल, वो आएगा 10⁻12 जूल। और इस जूल को हमें ईवी में कन्वर्ट करना है। तो ईवी में जब कन्वर्ट करना होता है ना, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, फिर से 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो। अगर ऐसा करते हो तो आपको ईवी में आ जाएगा आंसर, और वो आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻6 ईवी, और इसी को लिख देंगे 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मेहनत थोड़ी लगने वाली है, मल्टीप्लिकेशन थोड़े ज्यादा इसमें लगने वाले हैं आपको। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, स्टेप आपको समझना जरूरी है। ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, क्या है, अ वायर लूप ऑफ फॉर्म शोन इन द फिगर। फिगर में एक वायर दिया हुआ है, उसका लूप बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर दिख रहा है और बीच में क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है। ये लूप दिया हुआ है वायर का, और इसकी वजह से हमें P पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें से करंट पास होगा, ठीक है, लूप में से करंट पास होने वाला है, और उसकी वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड बनने वाली है, उस फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें दो शेप्स इन्वॉल्व है। पहला तो एक कर्व है
और दूसरा है स्ट्रेट लाइन। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कर्व के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला क्यों कब है? जब एक कंप्लीट लूप होगा। कंप्लीट लूप का फॉर्मूला है, सिर्फ समझ लो, आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके पास कंप्लीट लूप होगा तो आपके पास फॉर्मूला है म्यू 0 I/2R। ये फॉर्मूला होता है, मैं फिर से बताता हूँ। अगर वायर का लूप कंप्लीट सर्कुलर है, ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इतनी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है, इतनी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इतनी लेंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा वो पहले समझ लो। और फॉर्मूला कैसे आता है, ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, तो अगर आपने डेरिवेशन का वीडियो ठीक से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये होता है म्यू 0/4 इंटू होता है आइडियल अपॉन R² होता है। इस केस में डिस्टेंस कितना आएगा, R आ जाएगा। ठीक है, लूप पे हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, R जितना है, डिस्टेंस कितना है, R जितना है, तो यहाँ पे R²। और ये जो dl होता है ना, यहाँ पे फिर मैं R ले देता हूँ, और ये जो dl होता है ना, इसका बाद में इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन निकाल के वो लूप का लेंथ जितना होता है वो लेंथ निकाला जाता है। तो पूरे सर्कुलर के लिए इस dl की जगह पे हम क्या कर देते हैं, 2πr डाल देते हैं, और 2πr डालने की वजह से ये वाला फॉर्मूला मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2πr नहीं है, यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो इतनी लेंथ हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इतना जो आर्क है, इतना आर्क जो है उसका लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तो फिर वो dl की जगह पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला जो बनेगा, ये ऊपर वाला यूज नहीं करेंगे अभी, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, हर फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हो जाएगा B = म्यू 0/4 I dl, मतलब अभी इतना लेंथ, dl का बाद में इंटीग्रेशन होके लेंथ निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द लूप कितना है, इतना एंगल 90 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है S = R थीटा, थीटा को रेडियन में लेना है। ठीक है, तो S = मतलब इतना लेंथ कितना हो जाएगा, R कितना है, रेडियस R है, और थीटा कितना है अभी 270 डिग्री। तो 270 डिग्री होता है आपका R × π/2 मतलब 90, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी लेंथ आ जाएगी, और उसको आपको इस फॉर्मूले में डालना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर आप डालोगे तो R² × 3πr/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे म्यू 0/4 × I/, देखो एक R कट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा R, और ये आ जाएगा 3π/2। तो ये हो जाएगा B का वैल्यू। बस इसको कुछ कैंसिल वगैरह नहीं करेंगे, कुछ कैंसिल वगैरह हम नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पहला। और इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इसकी डायरेक्शन देखो, ये जो है हमारा करंट ऐसा जा रहा है, लूप की लेंथ ऐसी है, तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल यूज होगा। उसमें क्या बताते हैं, जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उस दिशा में आपका करंट उंगली कर दो, और अंदर की दिशा में आपका थंब अभी अंदर की दिशा में जाएगा। देखो यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ थंब जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी जाएगी, ये जो जाएगी वो इनवर्ड जाएगी। कहाँ पे जाएगी, इनवर्ड। अभी चलो इतना सरफेस की वजह से हो गया है, अभी कितने की वजह से बाकी है, इतना बाकी है। तो यहाँ पे ठीक से देखो कि क्या है, यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर निकाला है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हमें क्या मालूम है अभी, ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे, और सेम इसी तरह का फॉर्मूला यूज करना है हमको। ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं एम्पियर लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर लॉ या बायोट-सावर्ट लॉ। ये जो होगा आपका बायोट-सावर्ट लॉ से सॉल्व होगा, ये जो न्यूमेरिकल है आपका बायोट-सावर्ट लॉ से सॉल्व होने वाला है। क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन R² होता है एक्चुअली, लेकिन थीटा यहाँ पे देखो, ये करंट एलिमेंट होता है यहाँ पे छोटा सा dl नाम का, और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस करंट एलिमेंट से वो कितना एंगल बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला को वापस क्या लिख देंगे अपन, म्यू 0/4 आइडियल अपॉन R²। ठीक है, अभी R क्या होता है, डिस्टेंस। अभी ये R नहीं है, लेकिन ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस नहीं है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ना, ये रेडियस नहीं है।
और हमको क्या चाहिए होता है बायो-सावर्ट लॉ में, इस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना उसका डिस्टेंस लेना होता है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो ए है, वो एच है, तो मैं इसकी जगह पे क्या डाल दूं, एच डाल दूं। इसकी जगह पे क्या डाल देता हूं, मैं एच डाल देता हूं। और अभी हमको दो चीजें करनी है, पहले तो पूरी लेंथ निकालनी है इस वायर की, ठीक है, और उसके बाद में हाइट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम में ठीक से देखो ये टोटल 90 है, ये भी 90 है इधर इधर, और हमें क्या करना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, पूरा ट्रायंगल चेक कर लो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, पूरे ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180। तो ये 90 है, तो इन दोनों की सम भी कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी, और दोनों भी इक्वल है, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करो, ये दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। जैसे ये 45 हो गए और ये 90 है, ये आधा एंगल भी 45 हो जाएगा, ये आधा एंगल भी 45 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमको एच भी निकालना है और ये टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। एक साइड निकाल लो, उसको डबल कर दो, दोनों साइड आ जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल देते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो इतनी लेंथ अगर निकालेंगे तो 45 के अपोजिट है, साइन थीटा हमें यूज करना है, तो इतनी कितनी आ जाएगी, ये 45 है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन 45। आर साइन 45 हो जाएगा, कैसे देखो, इसमें यूज करता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर। साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट है आपका ए बी और थीटा इसको लिया है मैंने, तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ए बी अपॉन आर, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर, और साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, वो होता है 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा r√2। देयरफॉर टोटल BC क्या आ जाएगा, उसका 2 गुना 2r/√2 इज इक्वल टू √2r हो जाएगा। ये हो गई हमारी लेंथ हो गई। इसको हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अभी हाइट को निकालते हैं। देखो हाइट भी उतनी आएगी क्योंकि 45 डिग्री का अपोजिट है, हाइपोटेन्यूस वही है सेम वही है। तो h इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू, लेकिन ये टोटल हाइपोटेन्यूस है इनटू 1/√2, तो वो आ जाएगा r/√2। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है। तो इनकी वैल्यू अभी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो b इज इक्वल टू μ04 पाई इंटू आई इंटू dl कितना है √2r है अपॉन h का स्क्वायर, मतलब r/√2 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, μ0/4 पाई इंटू आई r, ठीक है, और √2 अपॉन क्या आ जाएगा, ये r² हो जाएगा और एक √2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक से आगे और लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू μ0/4 पाई, इसके टर्म में लिखता हूं I/r, और बचा क्या, देखो एक r कट एक r कट, दूसरा क्या बचता है 2√2 बचता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखते हैं। दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, इसका भी डायरेक्शन निकालते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया b का, अभी यहाँ पे क्या लगेगा रूल, सिर्फ वही रूल लगेगा, राइट हैंड रूल। क्या करेंगे, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो करंट की दिशा में थंब रखेंगे, ऐसा जा रहा है, ठीक है, और हमारी कर्ल फिंगर जिस दिशा में जाएंगी, अगर ऐसा है तो हमारी कर्ल फिंगर देखो ऐसा करेंगे, तो ये थंब है और एक कर्ल फिंगर है, फिर से कहाँ पे आ रही है हमारी डायरेक्शन, इनवर्ड आ रही है, तो इसकी वजह से भी कहाँ पे आएगी डायरेक्शन हमारी इनवर्ड आएगी। ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी और इनवर्ड। फिर से समझाता हूँ, राइट हैंड लेंगे, करंट की दिशा में थंब को रखेंगे और एक कर्ल फिंगर जिधर जाएगी, किधर जा रही है, अंदर के साइड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। तो ए भी इनवर्ड, ए भी इनवर्ड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल आंसर ऊपर लिखता हूँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू टोटल, देखो यहाँ पे μ0/4 पाई I/r, μ0/4 पाई I/r, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई I/r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3π/2 है, ठीक है, प्लस
यहाँ पे है 2√2, ठीक है। और टोटल फील्ड कहाँ पे आएगी, टोटल फील्ड आएगी इनवर्टर। तो दोस्तों ये था हमारा 18th नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए।